हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 8 की साइंस की एनसीईआरटी की लेसन नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। वी यूज अ वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स। सम ऑफ देम आर फाउंड इन द नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय द ह्यूमन एफर्ट। हमारे आजू बाजू सारी जो चीज़ें हैं, बेसिक नीड्स की जो चीज़ें हैं, वो कुछ ना कुछ मटेरियल से बनी होती है। सो मटेरियल दो तरीके के होते हैं। यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि नेचुरल और मैन मेड। कुछ कुछ चीज़ें हम लोग को नेचर से मिलती है, कुछ कुछ चीज़ें हम लोग को ह्यूमन एफर्ट से बनानी पड़ती है। 5.1 एक्टिविटी में आपको कुछ क्लासिफिकेशन करना है। कुछ चीज़ें जो नेचुरली मिलती है और कुछ चीज़ें जो मैन मेड मिलती है, जैसे कि सनलाइट, एयर, वाटर, ये सब चीज़ें हम लोग नेचर में डाल सकते हैं। और मैन मेड में बिल्डिंग, ब्रिजेस, कार, व्हीकल्स, ये सब चीज़ें हम लोग मैन मेड में डाल सकते हैं। सो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो रिसोर्सेज के दो टाइप हो गए, एक तो नेचुरल और एक मैन मेड। डज दिस लिस्ट इंक्लूड द एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल? यस, इस लिस्ट में एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल आ जाता है। सिंस ऑल दिस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर, ये सारी चीज़ें हम लोग को नेचर से मिलती है। सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द नेचर रिसोर्सेज, इसीलिए इसको नेचर रिसोर्सेज कहा जाएगा। यहाँ पे बोझो को क्वेश्चन होता है, कैन वी यूज़ ऑल द नेचर रिसोर्सेज फॉर एवर? सो यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं बोझो कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं माइंड में कि ये क्या नेचर रिसोर्सेज हम लोग लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर पाएंगे? तो एक्चुअली नहीं, सारे नेचर रिसोर्सेज ऐसा नहीं है जो लाइफ टाइम यूज़ कर पाए। उस हिसाब से हम लोग उसको ब्रॉडली डिवाइड करेंगे दो कैटेगरी में, जो हम लोग आगे देखेंगे। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी? हाँ, ये सारी चीज़ें एक्चुअली देखने जाए तो एयर, वाटर, सॉइल एग्जॉस्ट तो नहीं होंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू, लेकिन पल्यूटेड हो सकता है। ये ऑलरेडी स्टडी अबाउट द वाटर इन देन क्लास 7, हम लोगों ने क्लास 7 में ऑलरेडी पढ़ा वाटर साइकिल के बारे में। इज वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्सेज? यस, पानी लिमिटलेस रिसोर्सेज है, लेकिन फ्रेश वाटर हमारे यहाँ लिमिटेड है। In the light of the availability of the various resources in the nature resources can be broadly classified into the two kinds. अगर हम लोग देखेंगे कि जो रिसोर्सेज है उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम लोग रिसोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक तो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड दूसरा है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो ख़त्म नहीं होगा नियर बाई फ्यूचर में, और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज मतलब वो थोड़े ही टाइम में ख़त्म हो जाएगा। पहले देखते हैं इनएग्जॉस्टेबल नेचर रिसोर्सेज। दिस रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन एन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन द नेचर एंड आई नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। ये सारे जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचुरल में अवेलेबल है, और ये रिसोर्सेज ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बाद भी ख़त्म नहीं होंगे, जैसे कि सनलाइट, एयर, लैंड। नेक्स्ट देखेंगे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। द अमाउंट ऑफ द दिस रिसोर्सेज इन द नेचर इज़ लिमिटेड, और इसकी जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी, और हम लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं हम उसको पोल्यूशन कर सकते हैं, हम लोग उसको कम कर सकते हैं। सो ये हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटी है इससे ये सारी चीज़ें एग्जॉस्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। और कुछ कुछ रिसोर्सेज है वो है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैसेस। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो ख़त्म हो सकते हैं। एक्टिविटी 5.2 देखते हैं। इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। टेक सम कंटेनर, फिल देम विद द पॉपकॉर्न्स, पीनट, रोस्टेड ग्राम या टॉफ़ी, चॉकलेट्स या रोस्टेड नट्स या पीनट्स, पॉपकॉर्न्स। आपको भर देना है पूरा बकेट। डिवाइड द स्टूडेंट्स इनटू द ग्रुप ऑफ 7 ईच, और आपको स्टूडेंट्स को 7-7 लोगों के ग्रुप में, एक ग्रुप में 7 स्टूडेंट्स होने चाहिए। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू द 3 सब ग्रुप्स। फिर और आगे वो 7 ग्रुप को आपको 3-3 लोगों में बांट देना है, 3 ग्रुप में डालना है, कंटेनिंग 1, 2 एंड 4 स्टूडेंट्स। एक के अंदर 1 स्टूडेंट होना चाहिए, दूसरे ग्रुप में 2 और तीसरे वाले ग्रुप में 4 स्टूडेंट्स होने चाहिए। लेबल देम एज अ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली, और आपको यहाँ पे लिस्टेड आउट कर देना है उनको फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली। दिस सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर, और जो सब ग्रुप्स है उसको कंज्यूमर मतलब जो उनको खाता है, जो उनके पास से चीज़ें लेता है। एज अ पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, सेकेंड एंड द थर्ड जनरेशन हैव अ लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर। जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे सेकेंड और थर्ड जनरेशन में जो कंज्यूमर के नंबर्स है वो बढ़ जाएंगे। पुट 1 फुल कंटेनर फॉर द ईच ग्रुप ऑन द टेबल, और आपको एक पूरा कंटेनर एक ग्रुप के लिए पूरा भर देना है। Ask a consumer of a first generation from the each group to consume eatable from the container of the group, और हर एक ग्रुप में से जो सब डिवाइडेड किया हुआ है वो जनरेशन्स के ग्रुप को बोलना है आओ, और आप जितना खा पाओ उतना आपको खा लेना है। नाउ आज द सेकेंड जनरेशन कंज्यूमर फ्रॉम ईच ग्रुप टू डू द सेम, और फिर सारे ग्रुप्स में से सेकेंड जनरेशन वाले कंज्यूमर को बुलाना है। आज द स्टूडेंट टू ऑब्जर्व केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ द ईटेबल इन द ईच कंटेनर, और जो ख़त्म हो रहा है वो आपको कंटेनर के अंदर चेक करना है। इफ सम थिंग्स इज लेफ्ट इन एन कंटेनर, आज द थर्ड जनरेशन फ्रॉम द ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट। अगर कुछ बच रहा है तो आप थर्ड जनरेशन को भी बोलिए कि आइए और आप खा लीजिए।
नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल द कंज्यूमर ऑफ द थर्ड जनरेशन गॉट द ईटेबल और नॉट। अब देखोगे तो कुछ जनरेशन्स को खाने के लिए कुछ मिला ही नहीं होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो ऑल्सो ऑब्जर्व इफ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ द कंटेनर, और आपको ये भी चेक करना है कि थर्ड जनरेशन के बाद कुछ खाने के लिए बचा भी सही बकेट के अंदर। यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि जनरेशन्स, कितनी जनरेशन्स तक वो रिसोर्सेज चल पाएगा, एक जनरेशन आएगी तब वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। Assume that eatable Indian container represent the total availability of exhaustible natural resources like coal, petroleum or the natural gas। और जो कंटेनर के अंदर वो ख़त्म हो गया वो हम लोग उसको एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलेंगे, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंज्यूमर पैटर्न, और सब ग्रुप्स के पैटर्न्स जो होंगे ईटेबल की कंजप्शन की कैपेसिटी वो अलग अलग होगी। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ द एनी ग्रुप टू ग्रीडी, हाँ फर्स्ट स्टार्टिंग के जो जनरेशन के होंगे वो थोड़े ग्रीडी होंगे क्योंकि उनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, सो दे कंज्यूम एज मच एज दे वांट। It may be that the earlier generation in some group were concerned about the coming generations and left something for them। ऐसा भी हो सकता है कि जो पहली वाली जनरेशन्स है उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन का ख्याल करके कुछ चीज़ें उनके लिए बचा के रखी हो। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये लेसन में हम लोग कुछ एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। दिस वर फ्रॉम डेड रिमेनिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये जो है वो फॉसिल फ्यूल बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सालों के प्रोसेस के बाद जो डेड रिमेन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मरने के बाद वो ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाते हैं और सालों तक उनके ऊपर ओवर प्रोसेसिंग केमिकल एक्टिविटी चलती रहती है। उनके ड्यूरेशन के बाद मतलब हज़ारों लाखों सालों के बाद वो क्रिएट होकर बाहर आते हैं। सो दैट इज़ वाई दे कॉल द फॉसिल फ्यूल्स। कोल देखेंगे पहला हम लोग उसमें से। यू मे हैव सीन द कोल, यहाँ पे नीचे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। यू हर्ड अबाउट इट, एंड ये हार्ड होता है स्टोन की तरह और इट्स अ ब्लैक इन कलर, और ये ब्लैक कलर दिखता है। कलर अगर देखने जाए तो यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक द फूड। पहले के ज़माने में एक्चुअली कोल का बहुत ज़्यादातर खाने में यूज़ किया जाता था, खाना पकाने में यूज़ किया जाता था। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस द स्टीम टू रन द इंजन, और आज देखने जाए तो रेलवे इंजन में वो स्टीम मतलब हवा बनाने के लिए और रेलवे इंजन को दौड़ाने के लिए यूज़ किया जाता है आजकल। इट्स ऑल्सो यूज इन द थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और आजकल थर्मल पावर प्लांट में एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। कोल इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन द वेरियस इंडस्ट्रीज। कोल बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है। स्टोरी ऑफ कोल देखेंगे। यहाँ पे पहली को क्वेश्चन आता है, वेयर डू वी गेट द कोल फ्रॉम, हाउ इट इज़ फॉर्म। ये कोल मिलता कहाँ से है और हम लोग को कहाँ से मिलता है, उसको ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ से कोल मिलता है हम लोग को। तो उसकी स्टोरी देखेंगे। About 300 million years ago, the earth had a dense forest in the low-lying wetlands area। 300 मिलियंस पहले एक्चुअली पूरी जो अर्थ थी वो पूरी की पूरी फॉरेस्ट से कवर थी। ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस लाइक अ फ्लडिंग देयर फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। देखने जाए तो बहुत ज़्यादा फ्लडिंग आता रहता था वो टाइम पे, और कुछ कुछ जो फॉरेस्ट थे वो जल जाते थे और सॉइल के अंदर दफन हो जाते थे। एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर दैट, और जैसे जैसे टाइम जाता गया तो उसके ऊपर सॉइल का लेयर आता गया एंड देवर कंप्रेस, और फिर उनके ऊपर प्रेशर होता गया। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज द सैंक डिपर एंड डिपर, और टेम्परेचर जैसे ही वो नीचे दबते गए उनका टेम्परेचर बढ़ने लगा। अंडर द हाई प्रेशर एंड द हाई टेम्परेचर, प्रेशर हाई होने के बाद और टेम्परेचर आगे बढ़ने के बाद मतलब ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, डेड प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू द कोल। जो डेड प्लांट है वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो गए। As coal contain mainly carbon, the slowly process of conversion of the dead vegetations into the coal, और जो भी vegetations थे, plants थे, flora थे, वो over a period of time कोल में कन्वर्ट हो गए। और ये जो कोल में कन्वर्ट होने का प्रोसेस है उसको कार्बनाइजेशन बोलेंगे। Since it was a form from the remain of the vegetations, coal is also called a fossil fuel। ये वेजिटेशंस के बचे हुए पार्ट को सड़ के वो बनता है, इसलिए इसको फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं। कोल माइन आपको 5.2 में देखने को मिलती होगी। ये रही कोल की माइन। व्हेन हीटेड इन द एयर, कोल बर्न एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब हम उसको जलाते हैं कोल को हवा में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। कोल इज प्रोड्यूस इन एन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट जैसे कि कोक, कोल टार, कोल गैस। यहाँ पे देखने जाए तो इंडस्ट्री में कोल को जला के उसमें से 3 और चीज़ें निकालते हैं, वो है कोक, कोल टार और कोल गैस। कोक के बारे में पढ़ेंगे। ये एकदम टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस है। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। कोक मैन्युफैक्चर होता है स्टील बनाने में।
एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, और मेटल्स को अलग करने के लिए कोक यूज़ होता है। नेक्स्ट देखेंगे कोल टार। कोल टार कुछ इस हिसाब से दिखता है, ये ब्लैक कलर का एकदम थिक लिक्विड होता है, इसकी स्मेल बहुत ही गंदी होती है, एंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस, ये 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द कोल टार आर यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटीरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस यूज इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्रीज। ये बहुत सारी चीज़ें बनाने में यूज़ होती है, जैसे कि सिंथेटिक डाई, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव मतलब बम, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स। यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि सिंथेटिक डाइज जो डाई होती है कलर करने की, वो बनाने में, ड्रग्स बनाने में, बॉम्ब बनाने में, परफ्यूम्स, प्लास्टिक के जो पेंट आते हैं वो, और फोटोग्राफी के कुछ मटेरियल आते हैं। जब हम लोग रूफिंग करते हैं उसके कुछ मटेरियल्स बनाने में भी ये यूज़ होता है। इंटरेस्टिंगली द नैफ्थेलिन बॉल जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग मोथ्स को रिपेल करने के लिए यूज़ करते हैं, वो भी हम लोग को यहाँ से कोल टार में से बनाते हैं। एंड इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द कोल टार, और कुछ कुछ इंसेक्ट्स है वो भी कोल टार से बनते हैं। These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of a coal tar for melting the roads. कोल टार की जगह पे अभी बिटुमेन यूज़ किया जाता है रोड के ऊपर पूरा जो मेटेलिक टच है वो देने के लिए, मतलब रोड को बनाने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अ कोल टू गेट अ कोक। कोल गैस, जब कोल को कोक बनाते हैं तब ड्यूरेशन में जो गैस निकलती है उसको कोल गैस बोलते हैं। इट इज़ यूज for street lighting for the first time in the London in 1810 and the New York around 1820। 1810 और 1820 के आसपास लंदन और न्यूयॉर्क में उसको स्ट्रीट लाइटनिंग के एज अ यूज़ किया जाता है। एक्चुअली जब भी वो बल्ब में डाला जाता है तो उसकी जो रोशनी होती है, उसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती है, मतलब उसका जो स्प्रेड होता है वो लाइट बहुत अच्छा होता है। सो इसकी वजह से जो बल्ब होते हैं उसके अंदर कोल गैस भरे जाते थे 1810 और 1820 में। इट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ अ हीट रादर देन द लाइट। इसको एज अ हीटिंग यूज़ किया जाता था लाइटनिंग के सोर्स की कंपैरिजन में। सो ये हीट बहुत अच्छी देता था और इसकी वजह से जो बल्ब थे वो भी बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्री सिचुएशन नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट, और ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता था एज अ फ्यूल, और कोल प्रोसेसिंग प्लांट है वहाँ पे। आगे की पढ़ाई हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।